नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं शर्मा जी आगे कौन सी बातें संत साहित्य के बारे में बताते हैं। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे डॉक्टर शर्मा जी के निबंध को। और डॉक्टर शर्मा कौन से? रामविलास शर्मा जी। तो रामविलास शर्मा जी का निबंध अपन कौन सा देख रहे थे? अपन देख रहे थे संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका नामक निबंध का अध्ययन अपन कर रहे थे। देखिए, संत साहित्य की विभिन्न विशेषताओं का अपन चित्रण कर रहे थे। संत साहित्य लोक संस्कृति का साहित्य था, यानी इसमें लोक संस्कृति का चित्रण था। आम जनता के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, या फिर यूं कहें कि आम जनता के आचार विचारों का चित्रण इसमें किया गया था। तो ये लोक संस्कृति का था। लोक संस्कृति का या आम जनता का साहित्य होने के कारण ही इस साहित्य को व्यापकता मिली। यह देश, राज्य सभी की सीमाएं तोड़कर असीमित हो गया, यानी असीमित क्षेत्र तक यह विस्तृत हो गया। लोक संस्कृति थी, साथ ही साथ ये जो साहित्य था वह कलात्मक सौंदर्य का साहित्य था। कलात्मक सौंदर्य का मतलब इन कवियों में कला का बड़ा ही सुंदर रूप देखने को मिलता है। इनके साहित्य में कला बहुत ही सुंदर रूप में उभर कर आई है। इतनी सुंदर रूप में कि इन्होंने दरबारी साहित्य को तो धराशायी कर दिया अपने सामने। दरबारी साहित्य को धराशायी कर दिया। और यहाँ पर मैं ये भी बता देती हूँ कि दरबारी कोई भी कवि इनकी बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सका। दरबारी जो कवि थे उनमें से कोई भी इनकी बराबरी करने लायक नहीं हुआ, बराबर खड़ा होने लायक नहीं हुआ, क्योंकि इतनी सुंदर पंक्तियां आप याद कीजिए। तुलसी की चौपाइयां, कबीर के दोहे साखियां और मीरा के गीत आज भी जनता की जुबान पर है। यानी जनता की इनका साहित्य कंठस्थ हो गया था। जनता ने अपने कंठ पर इस साहित्य को धारण कर लिया था। ऐसी अनूठी उपमाएं इस साहित्य में दी गई थी कि जो साहित्यकार है वो पाठक या श्रोता के हृदय तक पहुंच गया था। ये था हमारा संत साहित्य, जो कलात्मक सौंदर्य में इतना आगे। देखिए, दरबारी साहित्य का मतलब है कि जो कवि दरबारों में रहते थे वो भी चित्रण करते थे, वो भी लिखते थे, उनके पास समय बहुत था। ये तो बेचारे संत साहित्य के जो आम जनता के लोग थे, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, इनको तो अपने जीवन से फुर्सत नहीं थी। इतने कष्ट थे इनके जीवन में, परंतु फिर भी इन्होंने ऐसी लोक संस्कृति का चित्रण किया, ऐसे कलात्मक सौंदर्य अपने इस साहित्य को दिए कि जिससे ये साहित्य अमरत्व को प्राप्त हो गया। दरबारी कोई भी कवि इनके बराबर बैठने लायक नहीं हुआ। कोई भी कवि इनकी बराबरी नहीं कर सकता था। जो चौपाइयां थी, जो छंद थे, वो जनता कंठस्थ करके गाती थी। यहाँ तक कि तुलसीदास जी, कबीरदास जी को तो आज भी लोग घरों में गाते हैं। मीरा के लिखे हुए भजनों को, गीतों को आज भी लोग गाते हैं। महिलाएं सत्संग में गाती हैं, पुरुष सत्संग में गाते हैं। तो ये साहित्य इतना लोक संस्कृति का साहित्य होने के साथ साथ कलात्मक सौंदर्य का भी साहित्य बना। इसमें रूपक थे, उपमाएं थी। और यदि अपन तुलसीदास जी के बारे में बात करें तो तुलसीदास जी की एक विशेषता और थी, और वो विशेषता थी थोड़े शब्दों में अधिक बात कह देना, या थोड़े शब्दों में
थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहने का समर्थ है। जो तुलसीदास जी में था, छोटे से थोड़े से शब्द होते थे, छोटे छोटे वाक्य होते थे, और उनमें इतनी माधुर्यता होती थी, इतना माधुर्य होता था, गेयता होती थी। गेयता का मतलब होता है गाया जा सके जिसे। इतनी सरलता होती थी, सरलता होती थी कि जनता ने हृदय से इनको अपनाया, इनकी रचनाओं को अपनाया। कम शब्दों में बड़ी बात कहने का लहजा, और साथ साथ संत साहित्य के लगभग सभी कवियों के काव्य में माधुर्य, गेयता, सरलता की जैसे नदियां बह रही थी। तो इसीलिए जनता ने हृदय से उनको अपनाया। जनता ने इनके लिखे हुए दोहे, चौपाइयां, रूपक, उपमाओं को कंठस्थ कर लिया। गुनगुनाती थी नहीं, गुनगुनाती है भी। तो इस प्रकार से यह साहित्य अपनी जड़ें जमा चुका था, और इस साहित्य की बराबरी करने की शायद किसी में भी कोई भी हिम्मत नहीं थी। सैकड़ों पंक्तियां ऐसी है इन कवियों की, सैकड़ों पंक्तियां यानी कितना ही साहित्य, कितना ही बड़ा साहित्य है, जिसे आज भी जनता प्रेम पूर्वक गाती है, प्रेम पूर्वक याद करती है। इन्होंने उन अंग्रेज साम्राज्यवादियों को गलत साबित कर दिया। अंग्रेज साम्राज्यवादियों को गलत साबित कर दिया, जिन्होंने यूं कहा था कि भारतीय असंस्कृत है, भारतीय असंस्कृत है। अब असंस्कृत का मतलब क्या होता है? संस्कृत का मतलब होता है संस्कारी, और असंस्कृत का मतलब संस्कारी नहीं होना। अंग्रेजों ने कहा था, अंग्रेज के जो साम्राज्यवादी थे, साम्राज्यवादी का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो अपने साम्राज्य के विस्तार के बारे में सदैव सोचते रहते हैं। तो उन लोगों को भी संत साहित्य के कवियों ने गलत साबित कर दिया कि भारतीय तो असंस्कृत है, इनमें संस्कृति का कहीं कुछ भी मेल ही नहीं है और ये सीमित है। जब संत साहित्य इन कवियों के मुख से निकला, इन कवियों की लेखनी से निकला, तो उसकी कोई सीमितताएं नहीं थी, कोई लिमिट्स नहीं थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं, हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा ये जो पक्ष था वो इतना मजबूत है जो दुनिया के पूरे साहित्य को हमारे सामने झुकने के लिए मजबूर कर दे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आप पॉइंट्स बना सकते हैं। कलात्मक सौंदर्य, लोक संस्कृति, ठीक है। तो लोक संस्कृति में हम अनेक चीजों को देख लेंगे, और इसके साथ साथ आप संत साहित्य की आलोचना में ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज साम्राज्यवादी इसकी आलोचना करते थे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें भी अपन इन चीजों को लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इसने एक तरफ जहां दरबारी साहित्य को परास्त किया, दरबारी साहित्य को इसने परास्त कर ही दिया था, तो एक तरफ जहां इसने दरबारी साहित्य को परास्त कर दिया, वहीं पर दूसरी तरफ उसने या संत साहित्य ने अंग्रेज साम्राज्यवादियों को भी गलत साबित कर दिया। ये था हमारा साहित्य, ये था हमारे पूर्वज, और ये थे हमारे संस्कार, और ये थी हमारी योग्यताएं, जिन पर हम आज भी गर्व कर सकते हैं। देखिए, इस साहित्य की यदि मूल आधार की बात करें, इस साहित्य का मूल आधार कौन सा था, या ये साहित्य किस नींव पर खड़ा था, तो एक तो यहां पर अपन कह सकते हैं सामंती ताकतों का विरोध इस साहित्य ने किया था, सामंती ताकतों का विरोध। और मैं आपको बता देती हूं कि इस वजह से हमारे इन साहित्यकारों को, चाहे तुलसीदास जी हो चाहे कबीरदास जी हो, बहुत ही दुख, बहुत ही कष्ट झेलने पड़े थे। कहते हैं ना, जब राजा का राज हो तो राजा बोलने थोड़ी ना देता है, तो उसके लिए अनेक कष्टों को झेलना कबीरदास जी हो, सूरदास जी हो, तुलसीदास जी हो, इनको झेलना पड़ा था। इसके साथ साथ ये साहित्य जो है, संत साहित्य है, वो सहज मानवता की प्रतिष्ठा करने वाला है,
सहज मानवता की प्रतिष्ठा। सहज मानवता की प्रतिष्ठा का मतलब है कि सामान्य मनुष्य को प्रतिष्ठित करना, सामान्य जनता को प्रतिष्ठित करने पर ये बल देता है। जहां पर इस सामान्य जनता यानी निम्न स्तरीय लोगों की कोई बात नहीं करता था, वहां पर इन्होंने इनको ही प्रतिष्ठित करने का, सम्मान दिलवाने का कार्य किया था। तो इस साहित्य की जान यदि अपन कहें तो एक तो सामंती ताकतों का विरोध था, एक सहज मानवता की प्रतिष्ठा थी, और इसके साथ साथ जनता की जातीय जागृति या चेतना की पुष्टि इन्होंने की थी। इन्होंने कहा था कि भी सामान्य जनता को कहा था कि तुम लोग जाग जाओ, तुम किसी से कम नहीं हो, क्योंकि ईश्वर ने सबको बराबर बनाकर भेजा है। और इसी के साथ साथ जो उच्च वर्ग वाले, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, उनको भी कहा कि अगर आप यूं मानते हो कि हम मंदिर और मस्जिद जाने का अधिकार रखते हैं और मंदिर और मस्जिद जाकर हम ही परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, तो तुम लोग गलत सोचते हो। ये बात कहने की यदि किसी ने हिम्मत की तो ये हमारा संत साहित्य था। और ये बात इतनी बड़ी है, सामंती ताकतों का विरोध और जनता की जागृति, इतनी बड़ी बातें हैं जिनके आधार पर हम गर्व कर सकते हैं, हमारे कवियों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। इन्होंने सामान्य जनता, जो सामान्य जनता है, जनता उसके क्रोध, उसकी आशा को इन्होंने वाणी दी, इन्होंने बोली दी। अब सामान्य जनता पर जब अत्याचार होता था तो क्रोध तो उनको भी आता था, उम्मीदें उनकी भी थी कि वो भी अच्छी जिंदगी जिए, परंतु किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, किसी के पास भी वो जुबान नहीं थी जो बोलकर अपना क्रोध प्रकट कर दे, अपनी आशाएं, अपनी उम्मीदें कह दे। ये वाणी किसने दी, कौन लेकर आया? सिर्फ और सिर्फ संत साहित्य ही ये वाणी लेकर आया। इसी ने ही इन लोगों के मन में, इन लोगों के मस्तिष्क में विजय की कामना भर दी थी, विजय की इच्छा भर दी थी। इन लोगों को भी उम्मीद हुई कि हम भी जीतेंगे, अर्थात हम भी मंदिरों में जाएंगे, हमारे लिए भी कोई न कोई सुविधा होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस साहित्य का और लोक संस्कृति व कलात्मक सौंदर्य, ये सभी की सभी जो विशेषताएं हैं वो संत साहित्य की प्रमुख विशेषताएं थी। अब तक अपनों ने जो निबंध पढ़ा है उसमें से ये सारी की सारी बातें निकल कर आती है। संत साहित्य में कलात्मक सौंदर्य चरम सीमा पर था, उत्कृष्टता पर था, लोक संस्कृति का चित्रण मिलता है, सामंती ताकतों का विरोध मिलता है, सहज मानवता की प्रतिष्ठा करने का इन्होंने प्रयास किया, जनता की जातीय चेतना की इन्होंने पुष्टि की, सामान्य जनता के क्रोध, आशा, विजय कामना को इन्होंने वाणी दी थी। तो ये था हमारा साहित्य, संत साहित्य। और इसमें इस संत साहित्य की का मूल आधार भी इसी को ही कहा जा सकता है। अंत में शर्मा जी यूं कहते हैं कि देखिए, ये एक ऐसी नींव थी जिस पर एक नवीन संस्कृति का महल बनना था, नवीन संस्कृति का महल बनना था। बनेगा यानी जो इन्होंने विचारधारा थी उसके आधार पर महल बनेगा, एक नवीन संस्कृति उभर कर आएगी। और नवीन संस्कृति ऐसी होगी कि जिसमें सामंती व्यवस्था समाप्त होगी, सामान्य जनता प्रतिष्ठित होगी, और जो निम्न वर्ग के लोग समझे जाते हैं, जो समाज द्वारा उपेक्षित समझे जाते हैं, जिनकी समाज द्वारा अवहेलना की जाती है, एक दिन वो भी आगे आएंगे, उभर कर आएंगे और आ चुके हैं।
आज के संदर्भ में, यदि वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में देखें तो कबीरदास जी, तुलसीदास जी सभी के सभी सही साबित होते हुए नजर आते हैं। इन्होंने जो बातें 14वीं 15वीं शताब्दी में कह दी थी, आज वो बातें सच होती हुई प्रतीत होती है। ये आप है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके पॉइंट्स बना लीजिए। प्रश्न यदि आ जाए तो ये पॉइंट्स बनाकर भी लिखेंगे और बीच बीच में मैंने जो बताए हैं वो डाल देंगे, तो आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अंत में वो कहते हैं, शर्मा जी कहते हैं कि हमारे इन कवियों का एकमात्र उद्देश्य था जनसाधारण की प्रतिष्ठा, एक उत्कृष्ट नवीन संस्कृति का निर्माण, और उसमें ये काफी हद तक सफल हुए। ये था हमारा संत साहित्य, और इसी के साथ इनका शर्मा जी का निबंध पूरा होता है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले निबंधकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।